हेलो बच्चों, तो कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माइस में, जहां पे हम आपको पढ़ाते हैं साइंस में पिछले कक्षा में हम लोगों ने रसायन शास्त्र पढ़ा, जो हमारे माइस यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। आप वहां से देख के रसायन शास्त्र को पढ़ सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान, कक्षा 9वीं की जीव विज्ञान। और हम लोग शुरू करते हैं जीव विज्ञान का पहला चैप्टर, जो कि है हमारे जीवन की मौलिक इकाई। तो उसको स्लाइड के माध्यम से भी देखेंगे और एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, तो जीवन की मौलिक इकाई होती क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जीवन की मौलिक इकाई क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो भी सजीव है वो कुछ ना कुछ चीजों से बनी है। हमारा शरीर है वो कुछ ना कुछ से चीजों से बनी हुई है। अच्छा, मौलिक मतलब क्या होता है। एक शब्द है मौलिक। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम लोगों को एक एक शब्दों को देखते हुए भी चलना है, तो ऐसे ही एक शब्द है मौलिक। ठीक है, मौलिक का अर्थ होता है सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जिसे हम मौलिक कहते हैं। तो वही है कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है, उसको हम लोग स्लाइड के माध्यम से देखते जाएंगे। ठीक है, तो जीवन की सबसे एक मौलिक इकाई है, वो है कोशिका। तो कोशिका क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोशिका जीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जो जीवन की सभी आवश्यक क्रियाएं करने में सक्षम होती है। कोशिका क्या है। कोशिका हमारे शरीर की यानी जीवों की यानी सजीवों की शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। अच्छा, यहां पे हम लोग देखते हैं कि क्रियात्मक मतलब क्या होता है। क्रियात्मक मतलब होता है किसी चीज को बनाना, करना, जिसके लिए एक्टिविटी होती है, उसे हम लोग क्रियात्मक कहते हैं। और संरचनात्मक का मतलब होता है जिससे हमारा शरीर बना है। तो यानी कि कोशिका है जिससे संरचनात्मक निर्माण भी होता है और क्रियात्मक मतलब एक्टिविटी भी होती है, यानी कि कुछ परिवर्तन होता है। जैसे कि यहाँ पे कोशिका को दिखाया गया है। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। दोनों कोशिकाएं अलग अलग होती है। ये हो गई पादप कोशिका और ये हो गई जंतु कोशिका। एक पादप कोशिका के बारे में आपको बताया गया है, जिसमें कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है, हरित लवक, केंद्रक, माइक्रोटोंडिया, कोशिका द्रव्य, बड़ी रिक्ति। ठीक है, और ये है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में भी अलग इसका एक संरचना होता है, और इसमें है कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य और राइबोसोम। इसमें हम लोग देखें चित्र के माध्यम से भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो पादप कोशिका में है और जंतु कोशिका में नहीं है। तो क्या क्या भिन्नताएं होती है, क्या क्या इसमें विभिन्नताएं होती है, इसको हम लोग एक अलग टॉपिक में भी पढ़ेंगे कि पादप कोशिका क्या है, जंतु कोशिका क्या है। अभी तो बस हम लोगों ने पढ़ा कि कोशिका होता क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कोशिका क्या है। कोशिका जीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जो जीवन की सभी आवश्यक क्रियाएं करने में सक्षम होती है। तो आप लोगों ने इसे पढ़ा और इसको नोट्स में लिखते जाइए, और अभी नहीं लिखिएगा तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसे लिख लीजिएगा। आगे कोशिकाओं के आकार, आकृति एवं विविधता। जैसे कि कोशिका है तो एक जैसी नहीं है, उसमें बहुत सी विविधताएं हैं। जैसे कि कभी आकार में विविधता है, आकृति में विविधता है, तो वैसे ही बहुत प्रकार की विविधता है। और वही विविधता को हम लोग एक एक करके समझेंगे कि आखिर विविधताएं मतलब विविधता का अर्थ क्या होता है। ये एक शब्द है कि विविधता। विविधता मतलब होता है भिन्नता। विविधता का मतलब होता है भिन्नता। तो ऐसे ही हम लोग क्या क्या भिन्नता है कोशिकाओं में वो एक एक करके देखेंगे। जैसे कि पहला है, कोशिकाएं बहुत अलग अलग आकार की होती है, यानी कि जो भी कोशिका है वो एक ही आकार की नहीं होगी। जैसे कि जंतु में, मनुष्य में होगी वो कोशिका अलग आकार की होगी, बैक्टीरिया में अलग आकार की होगी, मनुष्य में भी आरबीसी में अलग आकार की होगी, हाथी देखिएगा उसमें अलग आकार की होगी। तो हर एक चीज का अलग आकार कोशिकाओं का आकार है। तो वही हम एक एक चीज देखेंगे। जीवाणु,
जैसे कि जीवाणु है, तो जीवाणु में कोशिका का आकार होता है वो 1 से 5 माइक्रोन। ठीक है, 1 से 5 माइक्रोन। माइक्रोन मतलब क्या होता है, मतलब आप इतना समझ ले कि 1 माइक्रोन इतना छोटा कि जिसे आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। वैसे ही है लाल रक्त कोशिका, जिसे हम आरबीसी कहते हैं। आरबीसी की कोशिकाओं की लंबाई होती है 7 से 8 माइक्रोन। वह तंत्रिका कोशिका, इसकी लंबाई होती है 100 माइक्रोन। शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका होती है 170 mm। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का ही होता है, जो कि 170 mm होता है। इसको हम लोग चित्र के माध्यम से भी देखेंगे, क्योंकि ऐसे पढ़ने में थोड़ा कुछ भी हो, लेकिन जो चित्र हम देखते हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग पर आसानी से छप जाती है। तो हम पहले स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, और उसके बाद चित्र के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे कि कोशिका होती कैसे है, उसका माइक्रोन कैसा है, कितना बड़ा है। तो ये हम लोग स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। ये कोशिकाएं बहुत छोटी से लेकर बहुत बड़ी तक हो सकती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए शुक्राणु, ये शुक्राणु है जो 0.1 माइक्रोन, यानी कि बहुत छोटा, इतना छोटा जिसे आप देख नहीं सकते। ये 0.1 माइक्रोन शुक्राणु का हो गया। ये लाल रक्त कोशिका है आरबीसी, जो हमारे ब्लड में होता है, उस कोशिकाओं की लंबाई 7 से 8 माइक्रोन होती है। वही है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका 100 माइक्रोन का होता है। मुर्गी का अंडा लगभग 100 mm का होता है। तो देखे हम लोग, एक ही चित्र है, एक ही टॉपिक है कोशिका, एक ही टॉपिक है लंबाई, लेकिन देखे कि शुक्राणु में बहुत छोटी और यहाँ पे मुर्गी के अंडा में बहुत बड़ी, इसके तुलना में बहुत बड़ी। तो वही हर चीज में भिन्नता होती है। तो वही कोशिकाओं की भिन्नता में एक चीज है कि इसमें आकृति के अनुसार भी भिन्नता होती है, और भी भिन्नताएं हैं जिसे हम लोग स्लाइड के माध्यम से देखते जाएंगे। और कोशिकाएं विभिन्न आकृतियों की होती है, जो उनके कार्यों के अनुसार उपयुक्त होती है। जैसे कि हमने पहले देखा कि कोशिकाएं छोटी बड़ी होती है, वो उसकी लंबाई पे आधारित थी। और एक विविधता यह भी है कि ये विभिन्न आकृतियों की होती है, यानी कि कोई कोशिका होगी चतुष्फलकीय होगी, कोई कोशिका होगी त्रिकोणीय होगी, कोई कोशिका होगी लंबवत होगी। तो वही अलग अलग लंबाई की भी कोशिका होती है, अलग अलग प्रकार की भी कोशिका होती है। उसी चीज को हम लोग यहाँ समझेंगे। जैसे गोलाकार अंडाणु, छड़ाकार बैक्टीरिया, लंबवाकार तंत्रिका कोशिका, बहुभुजीय पादप की कोशिका। जैसा कि कोशिका है वो अलग अलग आकार की होती है। जैसे गोलाकार होती है अंडाणु की कोशिका, छड़ाकार होती है बैक्टीरिया की कोशिका, लंबाकार होती है तंत्रिका कोशिका, अब बहुभुजीय होती है पादप की कोशिका। पादप मतलब क्या होता है, पादप मतलब होता है पेड़ पौधे। तो जो पेड़ पौधे की कोशिका होती है वो कैसी होती है, बहुभुजीय होती है। बहुभुजीय मतलब ऐसे मान लीजिए कि एक गोला है या एक चतुर्भुज है, उसमें बहुत सी भुजा। चतुर्भुज में तो 4 ही भुजा होते हैं, लेकिन वो बहुत सी भुजा। यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी दिखाए हैं कि बहुभुजीय होती कैसे है। तो वही है कि कोशिकाओं की आकृति में विविधता, कोशिकाओं विभिन्न आकृतियों की होती है जो उनके कार्यों के अनुसार अनुकूल होती है। तो जो उसका विभिन्न आकृति होती है ना, वो उनके कार्य करने में भी उसकी सहायता करती है, इसीलिए तो उनका आकार जो है भिन्न भिन्न है। तो यह है कि जैसे देख लीजिए गोलाकार, उदाहरण श्वेत रक्त कण WBC, जो WBC कोशिका के जो आकार है वो गोलाकार होते हैं। दंडाकार, दंडाकार मतलब जैसे लंबा, डंडा के जैसा, जो डंडा के जैसा हो उसे क्या कहते हैं, दंडाकार। एक गोलाकार जो गेंद के जैसा हो उसे क्या कहते हैं, गोलाकार। तो गोलाकार क्या होता है, WBC के कोशिका गोलाकार होती है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में मैंने बताया था कि इसकी कोशिका कितनी छोटी होती है। तो बैक्टीरिया का दंडाकार होता है। लंबवाकार, लंबवाकार मतलब होता है जो लंबा हो, ऐसे लंबा हो। वो मांसपेशीय कोशिका, मांसपेशीय क्या होती है, जैसे हमारा शरीर है इसमें मांसपेशी है, तो इन सब की जो कोशिका होती है वो लंबाकार होता है। शरीर हमारा है, एक ही शरीर है, इसमें लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं। और खास बात यह है कि हर कोशिका का आकार, हर कोशिका का काम, हर कोशिका की लंबाई, हर कोशिका की ऊंचाई, हर कोशिका की मात्रा अलग अलग होती है। तो वही जैसे आप लोग देख लिए कि मांसपेशी की कोशिका लंबाकार होती है,
वही बहुभुजीय। बहुभुजीय मैंने आपको बताया था कि बहुभुजीय क्या होता है। जैसे पादप की कोशिका, यानी कि जो पेड़ पौधे की कोशिका होती है वो बहुभुजीय होती है। जैसे कि देखिए ये बहुभुज है, इसमें कितनी भुजा है आप गिन नहीं सकते हैं, ऐसे ही बहुभुजीय होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कोशिकाएं विभिन्न आकृतियों की होती है जो उनकी कार्यों के अनुसार उपयुक्त होती है। ये बातें आपको समझ में आई होंगी, और इसको आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स में, खूब अच्छा से लिखिएगा एक दूसरे पेन से कि कोशिकाएं विभिन्न आकृतियों की होती है जो उनकी कार्यों के अनुसार उपयुक्त होती है। फिर लिख दीजिएगा गोलाकार, छाड़ाकार, लंबाकार, बहुभुजीय। हम जानते हैं कि आप ये नहीं बना पाएंगे, काहे कि उतना कलाकार आप थोड़े हैं कि पेन पेंसिल लेके बना पाइएगा, नहीं बन पाएगा आपसे, हमसे भी नहीं बन पाएगा अगर लोड नहीं होता तो ठीक है। आगे देखते हैं, कोशिकाएं अपने अपने विशेष कार्यों के अनुकूल बनी होती है। जैसे मैंने बताया ना कि एक ही शरीर में जो कोशिका है ना वो हर अलग अलग कार्यों के लिए बनी है। हर कोशिका का काम है कि अलग अलग काम करना। जैसे कि कोशिकाएं अपने विशिष्ट कार्यों के अनुसार भिन्न होती है। जैसे मांसपेशी कोशिका, जो शरीर में एक ही शरीर है उसमें मांसपेशी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है, श्वेतरक्त कोशिका है, लेकिन इन तीनों का कार्य अलग अलग है। कार्य ही नहीं, कोशिकाओं की लंबाई भी अलग अलग है, उसकी आकार भी अलग अलग है। तो एक ही शरीर में तीन कोशिकाएं और तीनों का कार्य अलग अलग। तो पहला कार्य है जैसे कि मांसपेशी कोशिका। मांसपेशी कोशिका का कार्य क्या होता है? संकुचन और गतिविधि करना। जो कि हमारा शरीर है, जैसे पैर है हम लोग चलते हैं, हाथ है जैसे हम लोग लिखते हैं, इसमें कोशिकाएं हैं। तो कभी हमारा हाथ संकुचित होता है, जैसे ऐसे करते हैं तो संकुचन होता है, ऐसे करते हैं तो हाथ फैलता है। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है कोशिका। और उस कोशिका का क्या नाम है? उस कोशिका का नाम है मांसपेशी कोशिका। जैसे कि एक है तंत्रिका कोशिका। हमारा शरीर है, हमारा दिमाग है, हम बहुत चीज सोचते हैं, बहुत चीज देखते हैं, और उन सब का वहन करना, यानी शरीर में एक दूसरे से पहुंचाना, इस सब किसका काम है? ये सब काम है तंत्रिका कोशिका। तो ये तंत्रिका कोशिका यानी कि संदेश वहन करना। तंत्रिका कोशिका का क्या काम है? हमारे शरीर में कौन सी गतिविधि हुई है उसको एक दूसरे जगह से दिखाना। तीसरा है पादप कोशिका। पादप कोशिका क्या होता है? यहाँ पे हम देखें पादप कोशिका। पादप कोशिका पौधों में होता है, जो मैंने अभी बताया आपको। तो पादप कोशिका का काम क्या आता है? भोजन संश्लेषण करना, यानी कि पेड़ पौधे जो भी भोजन करते हैं उस सबका संश्लेषित करना काम होता है पादप कोशिका का। ठीक है, अब हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। अब हमारा एक टॉपिक है कि कोशिका की खोज। आखिर ये कोशिका होती क्या है, इसका खोज कैसे हुआ? हम लोग तो पहले बता दिए कोशिका होती क्या है, अब फिर हम लोग देखेंगे कोशिका का खोज कैसे हुआ। ठीक है, तो आपने कभी अपनी आंखों से बोतल के ढक्कन को एकदम करीब से देखा है? नहीं देखा है, और आप देख भी नहीं पाइएगा। क्यों? क्योंकि आपका आंख उतनी छोटी छोटी चीजों को नहीं देख पाएगा जितनी छोटी छोटी चीजें आप देखना चाह रहे हैं। वैसे ही कोई नहीं देख पाया था। लेकिन हुआ क्या, 360 साल पहले एक आदमी थे, वो बोले कि हम देखेंगे और कैसे भी देखेंगे। और उन्होंने देखने का कोशिश किया। तो नंगी आंखों से तो दिखेगा नहीं, तो उसके लिए उन्होंने एक जुगाड़ बनाया जिसका नाम था माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, यानी वैसा यंत्र जिससे हम एकदम छोटी से छोटी चीजों को आसानी से देख ले, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उसने एक यंत्र बनाया जिसका नाम था सूक्ष्मदर्शी, और उसने सूक्ष्मदर्शी से चीजों को देखने की कोशिश की। उसने क्या देखा? जैसे कि ये रॉबर्ट हुक है, यही चच्चा थे जो 1665 ईस्वी में सोचे कि हम देखेंगे। काहे कि बहुत लोग देख चुके थे और उन लोग कुछ दिखा नहीं था। तो ये बहुत हिम्मती आदमी थे उस जमाने के, आज से 360 वर्ष पहले के, जिनका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1665 में, और जिनकी मृत्यु हुई थी 3 मार्च 1703 में। यही चेहरा, इनको पहचान लीजिए, है रॉबर्ट हुक, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान की आधारशिला कहें तो कोशिका है, और
इसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन्होंने एक अपना यंत्र बनाया माइक्रोस्कोप, और उससे उसने क्या किया, ओक। ओक जानते हैं क्या होता है, कॉर्क। जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉर्क है, इसी को ओक बोलते हैं, ओक। इसको उन्होंने क्या किया, ये उनके द्वारा बनाया गया उस समय का माइक्रोस्कोप था। अभी तो जो माइक्रोस्कोप है वो बहुत आधुनिक हो गया है, इसमें तरीकाएं बदल गई हैं। तो उसने क्या किया, इस माइक्रोस्कोप से इसमें देखा, इसका छाल निकाल दिया और छाल पे देखा। तो उन्होंने देखा कि इसमें क्या है, उन्होंने देखा कि ये तो मधुमक्खी के छत्तों जैसे असंख्य घर है। इसमें लगता है कि इसमें कितने छोटे छोटे घर है। बाहर से तो देखने में एकदम सीधा है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने में लग रहा है कि इसमें अलग अलग घर है। तो ही उन्होंने देखा और वहां से खोज हुई सेल की। तो ये रॉबर्ट हुक है और उनके द्वारा ये बनाई गई माइक्रोस्कोप था, उस समय का पुराने मॉडल का माइक्रोस्कोप है। और उसको उन्होंने इस ओक के वृक्ष को देखा उससे, और उसमें देखा कि ऐसे मधुमक्खी के छत्तों जैसी असंख्य घर है, जिसे उन्होंने सेल बोला। सेल का अर्थ होता है लैटिन भाषा में कमरा। वही उन्होंने देखा कि भाई ऊपर से तो एकदम प्लेन है, समतल है, लेकिन अंदर दिख रहा है माइक्रोस्कोप से कि अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म घरे हैं, ये तो कमरों जैसा है। वही उसका नाम उन्होंने सेल रखा। तो कोशिका खोज कैसे हुई, वर्ष 1665 में रॉबर्ट हुक ने कर्क का अध्ययन किया। कर्क होता क्या है, सूखा मादक ओक का वृक्ष होता है, पेड़ की छाल होती है। जो सूखा मादक ओक के वृक्ष की छाल को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क कहते हैं। तो वर्ष 1665 में रॉबर्ट हुक ने कर्क का अध्ययन किया। लेंस की मदद से निरीक्षण करने पर वे छोटे छोटे खानों की तरह दिखे थे। जो उन्होंने अपना लेंस बनाया था उससे उन्होंने देखा कि कर्क में एकदम छोटे छोटे खाने थे, जिसे जो मधुमक्खी के छत्ते के आकार का था। वो छत्ता, वो जो खाने लगता था, देखने में लगता था कि एकदम मधुमक्खी के छत्ते हैं। इस मधुमक्खी के छत्ते में अलग अलग खाने होते हैं, जिसमें उनकी घर होती है, वैसे ही सेम था। तो उन्होंने उन छोटे खानों का नाम सेल रखा, कोशिका रखा। जो उन्होंने छोटा छोटा खाना देखा ना, उसको बोला कि भाई ये तो सेल है। सेल मतलब होता है कमरा। तो जैसे अगर जो हम लोग उसका आविष्कार किए होते तो हम लोग सेल उसका नाम नहीं रखते। क्या है, हम लैटिन वाला शब्द थोड़ा रखते, हम लोग रखते कमरा। तो आप लोग पढ़ते कि कमरा क्या होता है, कमरा की खोज कैसी हुई। ठीक है, तो ये अपने भाषा में बोले कि जिस कक्षा को अंग्रेजी में सेल कहते हैं उसे ही कोशिका कहते हैं। तो कोशिका की खोज हमने देख लिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोशिका की खोज कैसे हुई। इसे आप लोग अपने नोट्स में अवश्य लिखिएगा। हम साइड हट जाते हैं और आप लोग इसे लिखते रहिए। देखिए, रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज करके जीव विज्ञान में बहुत सी चीजें आसान कर दिए। लिख लिए हैं आप लोग, लिख लिए हैं? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने तो कर दिया खोज, लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने खोज किया था वो था मृत कोशिका। वो कैसा था, मृत कोशिका था, क्योंकि उन्होंने ओक के वृक्ष के छाल को देखा था, जो छालें मर चुकी थी। फिर एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था लुवेनहॉक। उन्होंने भी उस सूक्ष्मदर्शी में थोड़ा बदलाव किया, अपना लेंस डाला और एक आधुनिक सूक्ष्मदर्शी बनाया। और उस सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने पानी की बूंदे को देखा। और जब पानी की बूंदों को उन्होंने देखा तो उसमें उन्होंने कुछ चीजें पाई, जिसे उन्होंने जीवित कोशिका नाम दिया। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या देखा, क्या पाई और क्या नाम दिए। देखिए, 1674 ईस्वी में उन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन किया। एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने, जैसे कि रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका का खोज कर दिया, तो एक खोज हो जाने के बाद लोग बैठने वाले कहाँ थे, उसमें जिज्ञासाएं बढ़ने लगे। तो ये तो मृत कोशिका है, फिर जीवित कोशिकाएं कैसी होगी। तो फिर एक वैज्ञानिक आए एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक, उन्होंने 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन किया। अब कहाँ किया अध्ययन, कैसे किया अध्ययन, इसको भी हम लोग देखते हैं। उन्होंने तालाब के पानी की एक बूंद का अध्ययन किया, जिसमें हजारों छोटे छोटे जीवित कोशिकाएं दिखाई दी।
उन्होंने क्या किया कि जो रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप बनाए थे उसमें अपना कुछ आधुनिकीकरण किया ल्यूइन हॉक ने, और फिर उसी माइक्रोस्कोप से पानी की एक बूंद में देखा, और देखने के बाद उन्होंने क्या पाया कि पानी के एक बूंद में हजारों छोटे छोटे जीवित कोशिकाएं दिखाई दी। तो बोले ये क्या हो गया, पानी का बूंद इतना दिखता है और उसमें छिद्र हजारों है। तब उन्होंने देखा कि ये तो एक जीवित कोशिका है, और तो फिर इस बात का निष्कर्ष निकाला गया कि जीवित कोशिका की खोज ल्यूइन हॉक ने की, और ल्यूइन हॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज की। जैसे कि हम यहाँ पे एक जीवित कोशिका आपको दिखा रहे हैं, ये जंतु कोशिका है जिसमें कोशिका झिल्ली है, गोल्गी कॉ है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, केंद्रिका है, केंद्रक छिद्र है, केंद्रक झिल्ली है, राइबोसोम है, कोशिका द्रव्य है, माइक्रोट्यूबुल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका है, केंद्र द्रव्य है, क्रोमैटिन जालिका है, दानेदार अंतःप्रदवी जालिका है। ये सब चीजें एक कोशिका में होती है। एक जीवित कोशिका में इतनी चीजें होती है जितनी चीजें मैंने आपको बताया, और आपको एक एक चीज पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं। अभी हम बस इतना पढ़ेंगे कि जंतु कोशिका का खोज किसने किया, जीवित कोशिका का खोज किसने किया। तो जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में एंटोनियो वान ल्यूइन हॉक ने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से पानी के बूंदों में देखने के बाद किया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए इसको, और हम साइड हो जा रहे हैं। और ये चित्र नहीं बनाइएगा क्योंकि आपसे बनेगा भी नहीं, और बन गया तो बहुत बड़ा आप में अभी से डॉक्टर का लक्षण दिख रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे है तो जैसे कि खोजें होती रहती हैं, जिज्ञासाएं बढ़ते रहती है। पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोजा, उसके बाद ल्यूइन हॉक ने 1674 में खोजा। तो लोग बैठने वाले कहाँ थे, लोग सोचे भाई एक खोज हो गया, एक हम करते हैं। तो सभी में जिज्ञासाएं बढ़ने लगी और सभी ने अपने खोज की तरफ कदम रखा। वैसे ही एक आए रॉबर्ट हुक। तब ये क्या किया, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया। जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने 1831 में देखा, एक पादप कोशिका लाया। पादप कोशिका मतलब होता है पेड़ पौधे का कोशिका, उसको लिया और उसका अध्ययन किया। उन्होंने जीव संरचना की खोज की जिसे केंद्रक कहा जाता है। पादप कोशिका लिया और देखा कि इनकी संरचनाएं किस प्रकार है, कैसे बने हैं ये पादप कोशिकाएं जो है वो बनी कैसे है। तो उस पर उन्होंने अध्ययन किया। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में पादप कोशिका पे अध्ययन किया और उसने जीव संरचना की खोज की जिसे केंद्रक कहा गया। ये केंद्रक है, इसे अंग्रेजी में न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, क्रोमेटिन है, न्यूक्लियर है, मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर प्योर है। यहाँ पे हम चीजें बस आपको दिखा रहे हैं, अभी आपको हम बस पहचान करा रहे हैं। नहीं होता कि आप अभी पहचान कर लीजिए, बाद में मुलाकात होगा। तो वही हम आपको यहाँ पे चीजें दिखा रहे हैं, बाद में एक एक चीज को, एक एक लाइन को फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो रॉबर्ट ब्राउन थे जो 1831 ईस्वी में पादप कोशिकाओं का अध्ययन करके केंद्रक की खोज की। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है कि केंद्रक की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनियो ल्यूइन हॉक ने की। मृत कोशिका किसने खोज की, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। ये चीजें अभी तक समझ में आई है, और आगे हम लोग देखते हैं। आगे है, फिर सिलसिला रुकने की नाम नहीं ले रही थी। फिर आए एक पूरी कुंजे, ये भी एक वैज्ञानिक थे, और बोले कि रॉबर्ट ब्राउन भाई तो खोज दिए, अब हम कहाँ बैठने वाले,
हम भी इसके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पुरकिंजे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1839 ईस्वी में जॉन एवांजेलिस्टा पुरकिंजी ने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले श्लेष लसदार पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। उन्होंने देखा कि भाई जो कोशिका है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, तो जो लसदार चीज थी कोशिका के अंदर, वो चिपचिपा चीज थी जो कोशिका झिल्ली को हटाने के बाद जो दिखाई दी, उसी का उन्होंने खोज किया और उसका नाम उसने क्या बोला, प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य। तो वही पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म का खोज किया। जैसे एक जंतु कोशिका है और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण है, कोशिका द्रव्य है जो अंदर होता है, कोशिका द्रव्य है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये जो कोशिका के सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली और लाइबोसोम पाचन और अपशिष्ट निष्कासन करता है। इस सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आया कि कोशिका की तो खोज हो गई, फिर कोशिका सिद्धांत के बारे में जानकारी हुई। अब कोशिका सिद्धांत को किसने दिया, आइए देखते हैं। 1838-39 ईस्वी में वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन तथा प्राणी वैज्ञानिक स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्लाइडेन और एक का नाम था स्वान। स्लाइडेन जो थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे और जो स्वान थे वो प्राणी वैज्ञानिक थे। दोनों ने मिलकर 1838 और 1839 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम था कोशिका सिद्धांत। तो आइए देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत में उन्होंने क्या बोला, क्या बताया। क्योंकि कोशिका की तो खोज हो चुकी थी, जीव द्रव्य की खोज हो सकती थी, हर चीज की खोज हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने एक सिद्धांत दिया, तो उसमें उन्होंने क्या अलग दिया, इसको हम लोग स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका ही जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने बोला कि जो सभी जीव है, चाहे वो पादप हो या जंतु है, जिसे हम लोग देखते हैं, वो एक कोशिका से बनी होती है। कोशिका ही जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, जिस कोशिका से वो बनी होती है वही उस जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक क्या होता है, क्रियात्मक क्या होता है, अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले मैंने आप लोगों को बताया है, इसमें तो आप लोगों को डाउट नहीं होगी। ठीक है, अगला चीज देखते हैं हम। फिर एक वैज्ञानिक है बिरचो। सब लोग अपना अपना दे दिए थे, तो बिरचो कहाँ रुकने वाले थे, बोले कि हम भी कुछ दे देते हैं। वो भी अध्ययन रत्न थे और अपने अध्ययन के बाद उन्होंने बताया कि 1855 में बिरचो ने बताया कि प्रत्येक नई कोशिका पहले से विद्यमान कोशिकाओं से ही होती है। ला अभी क्या बोल दिए, ये बोल दिए कि जौवन कोशिका नया बनता है वो ऐसे ही नया नहीं बन जाता है, वो पहले से जो कोशिका है उसी से टूट के बनता है। तो इन्होंने अपना एक नियम दिया जिसे बिरचो का नियम कहते हैं, और इन्होंने बताया कि प्रत्येक नई कोशिका पहले से विद्यमान कोशिकाओं से होती है। ठीक है, अब अगला एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था स्ट्रासबर्गर। ये भी सोचे कि हम भी कुछ ना कुछ दे ही देते हैं, काहे ऐसे बायोलॉजी को छोड़ेंगे जब अध्ययन कर ही रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि 1884 में स्ट्रासबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। इन्होंने बताया कि जो केंद्रक होता है ना, पैतृक लक्षण जो होता है उसके वंशागति में भाग लेता है। अब कैसे भाग लेता है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। अर्थात कोशिका के केंद्र में गुणसूत्र और जीन होते हैं। यह जीव माता पिता के गुणों को संतान तक पहुंचाता है। इन्होंने बताया कि जो कोशिका के केंद्र होता है ना, उसमें जीन होते हैं। अब जीन क्या होती है, अर्थात कोशिका के केंद्र में गुणसूत्र और जीन होते हैं। उन्होंने बताया कि जो कोशिका है उसके केंद्र में गुणसूत्र भी होते हैं और जीन भी होते हैं। यह जीव माता पिता के गुणों को संतान तक पहुंचाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई पिताजी का बाल घुघराले होगा तो बच्चा का भी बाल घुघराले हो जाएगा, कोई माता का आंख काला होगा तो बच्चा का भी आंख काला हो जाएगा। तो वही उन्होंने बताया कि जो कोशिका होता है ना, उसके केंद्र में गुणसूत्र और जीन होते हैं।
जो पैतृक लक्षणों की वंशगाति में जो पापा में जो लक्षण है, पिता में जो माता में जो लक्षण है, वही उनके पुत्रों में लाने में सहायता करता है। यही एस्ट्राबर्गर ने हमें बताया था। ठीक है, इसे देखते हैं हम लोग ने क्या बताया था। जैसे कि एस्ट्राबर्गर थे और ये कोशिका की संरचनाएं हैं, इसमें केंद्रक है, गुणसूत्र है, यही गुणसूत्र है, देखिए ऐसे ही गुणसूत्र रहता है, और ये जीन है, जीन ऐसे ऐसे जीन रहता है। तो कोशिका है और ये जैसे ये पूरा कोशिका है और कोशिका में एक केंद्रक है और केंद्रक में गुणसूत्र है और इसमें जीन है। इसे 1884 में एस्ट्राबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। इन्होंने एस्ट्राबर्गर ने बताया कि जो केंद्रक होता है ना, जो पैतृक लक्षण जो पिता में गुण है वो बच्चों में लाने में जो भाग लेता है वो केंद्रक ही भाग लेता है, कोशिका का केंद्रक ही भाग लेता है। अर्थात कोशिका का केंद्र में गुणसूत्र और जीन होता है। जो कोशिका का केंद्र होता है ना, पहले तो कोशिका का केंद्र का खोज हो गया, लेकिन एस्ट्राबर्गर ने कोशिका का केंद्र को खोजा और उन्होंने बताया कि जो कोशिका का केंद्र होता है उसमें गुणसूत्र भी होता है और जीन भी होता है जो वंशागति को आगे बढ़ाता है। वही जो कोशिका का केंद्र हो गया कोशिका का, और इसमें जीन हो गया और ये गुणसूत्र हो गया। यह जीव माता पिता के गुणों को संतान तक पहुंचाता है। जो गुणसूत्र और जीन होता है वो माता पिता के संतानों में उसके गुण को पहुंचाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वंशागति की प्रक्रिया है, ये पिताजी है, ये माताजी है और ये बच्चे हैं। तो जैसे पिताजी के बड़े बाल, काले आंख, माताजी के काली आंख, और इनका जीन और इनका गुणसूत्र और इनका गुणसूत्र मिलकर बच्चों में एकदम सेम हो गया। तो एस्ट्राबर्गर का निष्कर्ष केंद्रक वंशागति का मूल अधिकार है, यानी कि एस्ट्राबर्गर ने ही वंशागति के मूल अधिकार को बताया था। अतः केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्र और जीन जीव के लक्षणों को माता पिता से संतान तक पहुंचाता है। जो केंद्रक होता है उसमें जो उपलब्ध होता है जीन और गुणसूत्र, वही जो माता पिता के बच्चे एक जैसे हो जाते हैं, कुछ भिन्नताएं मिलती है, उसमें केंद्रक का ही योगदान रहता है। जैसे एस्ट्राबर्गर का सिद्धांत था, 1884 में इन्होंने दिया था, केंद्रक में स्थित गुणसूत्र और जीन पैतृक लक्षणों के भाग लेते हैं। जैसे क्या हुआ, ये पिता है और पिता की आंख एकदम काली है, एकदम काली आंख है। ये माता है और माता के बाल एकदम घुघराले हैं, बाल एकदम घुघराले हैं, और पिताजी हैं, इनकी आंखें एकदम काली है। इनका गुणसूत्र आया पिताजी का, इनका गुणसूत्र आया माताजी का, और ये बच्चे में मिल गया। तो बच्चे में हम लोगों ने क्या देखा कि बच्चे का आंख काला हो गया और माता से जो गुणसूत्र आया उससे बच्चे का बाल काला हो गया। तो यह है कि पिता से काली आंख का जीन और माता से घुघराले बाल का जीन संतान में पहुंचना। इस प्रकार संतान ने माता पिता दोनों के लक्षण प्राप्त किए। तो आज क्लास में हम लोगों ने कोशिका पढ़ा, कोशिका के बारे में पढ़ा, उनके खोजों के बारे में पढ़ा। आगे की क्लास हम लोग देखेंगे कोशिका की संरचना। अभी तो बस हम लोगों ने ये देखा कि कोशिका होता क्या है, कोशिका के खोज किसने किया और कोशिका का खोज किन किन वैज्ञानिकों ने किया। आगे हम लोग देखेंगे कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना में क्या होती है, राइबोसोम क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, केंद्रक झिल्ली क्या होती है, न्यूक्लियर क्या होता है। एक एक चीजों को आसानी से अलग अलग करके चीजें पढ़ेंगे, समझेंगे। और आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।